हाय फ्रेंड्स। कल अपन ने अपने पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का फर्स्ट बुक का पहला टॉपिक दो ध्रुवीयता के अंत से शुरू किया था। और अपन ने कल पढ़ा था सोवियत प्रणाली के बारे में। और वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया है, धीरे धीरे रीच बढ़ रहा है। और मैंने कल भी कहा था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ब्रीफ नॉलेज एक बार दूँ पार्ट की। पॉइंट्स तो निश्चित रूप से आपको बनाने हैं बुक पढ़ करके। तो शुरू करते हैं अपन। कल अपन ने पढ़ा था सोवियत प्रणाली के बारे में। और सोवियत प्रणाली में आपने जाना था कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी, संचार प्रणाली बहुत अच्छी थी, और विशाल ऊर्जा के संसाधन, तेल उत्पादक संघ है सोवियत संघ। इसके अलावा खनिज, लोहा, इस्पात, आवागमन के विशाल संसाधन, ये सभी कुछ उपलब्ध थे। और लोगों को बुनियादी आवश्यकता की चीज़ें, चाहे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और पब्लिक वेलफेयर के लोक कल्याणकारी कार्य सारे जारी थे। और बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख जो था, ये मैंने आपको कल समाजवाद और पूंजीवाद में अंतर करते हुए टाइम बताया था कि जो मिल्कियत का प्रमुख था वो सोवियत संघ के अंदर राज्यकृत व्यवस्था थी, केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, और एक ही पार्टी का शासन रहा था। और आज अपन और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये व्यवस्थाएं सोवियत संघ के अंदर थी, लेकिन धीरे धीरे नौकरशाही का शिकंजा कसता गया, और लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं थी। और एक ही पार्टी का इतना लंबे समय से शासन रहा, तो पार्टी पदाधिकारियों को विशेष अधिकार मिले हुए थे। 15 गणराज्य उसके अंदर शामिल थे। लेकिन मैंने कल आपको बताया था कि 15 गणराज्यों में जो सर्वे सर्वा था, निर्णय लेने वाला, वो रसिया था। हमने बात की थी टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट भी हुआ था, लेकिन इतना नहीं जितना पश्चिमी देशों की तरफ हुआ था। वस्तुएं काफ़ी बनती थी। कल भी बताया था आपको, पेन से लेकर कार तक सभी वस्तुएं बनती थी। और लेकिन ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बिगड़ती चली गई। इस दौरान एक उल्लेख आपको मैंने ये भी किया था कि 1979 में अफ़गानिस्तान में इन्होंने भी हस्तक्षेप किया था, और खाद्यान्न का आयात भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और ऐसे समय में 1980 के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव भी ये सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे, तो उन्होंने प्रयास किए इन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए। उसने टेक्नोलॉजी जो पश्चिम देशों में ज़्यादा बेहतर थी, तो उसको यहाँ भी बेहतर बनाने के प्रयास किए। साथ ही साथ पश्चिमी मुल्कों के साथ संबंध भी बेहतर करना चाहा उन्होंने। साथ ही साथ सोवियत संघ के अंदर लोकतांत्रिक रूप देने का भी प्रयास किया। लेकिन इस फैसले की कुछ परिणतियाँ रही। जो पूर्वी यूरोप के देश थे, जो सोवियत संघ के साथ में शामिल थे, उन्होंने इसका विरोध किया। और इस पूर्वी यूरोप के अंदर जो थे, वो साम्यवादी सरकार जो एक के बाद एक गिरती गई। और साथ ही सोवियत संघ के अंदरूनी हालात भी अच्छे नहीं रहते, और विघटन की गति बढ़ती जा रही थी। यही क्रम चलता रहा। इस दौरान 1991 के अंदर एक तख्ता पलट का भी प्रयास हुआ। तख्ता पलट से सीधा सीधा मतलब होता है कि जो भी शासक है उसको हटा करके कोई दूसरा शासक बने, बिना किसी लोकतांत्रिक तरीके से जबरन। तख्ता पलट जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में होता है। तो 1991 के अंदर एक तख्ता पलट भी हुआ, और उस वक्त एक और नेता उभर के आया, वो था बोरिस येल्सिन।
बोरिस येल्सिन ने इस तख्ता पलट का विरोध किया। वो जो थे बोरिस येल्सिन, उन्होंने रूसी गणराज्य से चुनाव जीता था और उनके टाइम पे ही इन गणराज्यों ने केंद्रीकृत व्यवस्था का विरोध किया। यानी केंद्रीकृत व्यवस्था उस वक्त रसिया की राजधानी मॉस्को थी, वही पूरे सोवियत संघ की सत्ता का केंद्र था। लेकिन इन सब गणराज्यों ने उनका विरोध किया और 1991 के दिसंबर के अंदर सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी। इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तरह से ग्राफ जो था वो सोवियत संघ का गिरता जा रहा था। और ऐसे वक्त में गोर्बाचोव ने प्रयास किए सुधार के, अभी आगे हम और पढ़ेंगे, सुधार किए, लेकिन उन सुधारों के समय में ही सब जगह से विरोध के स्वर उभरे और इस तरह से ये सोवियत संघ जो है 15 देशों के अंदर बट गया। और यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि रूस को जो है वो इस पूरे सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार कर लिया गया और रूस को ही सुरक्षा परिषद के अंदर स्थायी सीट भी दी गई। तो ये हमने पढ़ा आज, जो आपको जानकारी दी है वो गोर्बाचोव और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ, आपकी बुक के अंदर भी जानकारी दे रखी है, उसी की जानकारी को लिया है। अब मूल बात यह है कि सोवियत संघ के विघटन का कारण क्या क्या रहे। तो कारण अभी अपन ने देखे कि गोर्बाचोव आए थे और उन्होंने सुधार की प्रक्रियाएं शुरू की थी। लेकिन उससे पहले की घटना को अपन वापस लेंगे, पॉइंट वाइज अगर आप बनाएंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि सबसे बड़ी बात है कि सोवियत संघ की राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं जो थी वो लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर रही थी, लोग सेटिस्फाई नहीं थे। अर्थव्यवस्था लंबे समय तक गतिरुद्ध रही और जो प्रतिदिन काम में आने वाली उपभोक्ता वस्तुएं हैं उसके अंदर बहुत कमी हो गई, और कमी होगी तो रेट्स बहुत हाई हो गई, महंगाई बढ़ गई थी और वहाँ के नागरिकों को राज व्यवस्था पर शक होने लगा। शक व्यवस्था कैसे होने लगा? उन्हें लगने लगा कि पश्चिमी राष्ट्र अमेरिका वगैरह जिस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं उस तरह की प्रोग्रेस हमारे को यहाँ नहीं दिख रही है इस साम्यवादी शासन के अंदर, और संसाधनों का अधिकांश पैसा वो खर्च किया जा रहा था हथियार के ऊपर। ये मैंने आपको शुरू में बताया कि शीत युद्ध के दौर में युद्ध के भय से दोनों देशों की तरफ, अमेरिका और रूस की तरफ, हथियारों की तरफ काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा था। देश के अंदर खर्च नहीं कर पा रहे थे। उसके अलावा जो पूर्वी यूरोप के देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, उनको साथ बनाए रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। तो उन देशों के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जा रहा था। लोगों को वहाँ की राजव्यवस्था अमेरिका की अच्छी लग रही थी। अब एक ही पार्टी का शासन 70 वर्षों तक था, तो पार्टी के पदाधिकारियों को विशेष प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और ऐसी स्थिति के अंदर गोर्बाचोव ने सुधार की 2 नीतियां लागू की। अब परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये दोनों नीतियां आपको ध्यान रखनी है, कभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आता है इसका। तो वो थी पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। ये 2 नीतियां, पेरेस्ट्रोइका से मतलब है, रशियन वर्ड है, इसका अर्थ होता है पुनर्गठन। पुनर्गठन किस चीज़ का? तो आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे में सुधार करने का उनका ये काम था, पेरेस्ट्रोइका। आर्थिक और सामाजिक ढांचे में सुधार करने के लिए उन्होंने क्या किया कि केंद्रीकृत जो कमांड थी अर्थव्यवस्था की, उसमें ढील दे करके बाजारी अर्थव्यवस्था के तत्वों को अपनाना उन्होंने चालू किया। सरकारी फैक्ट्रियों को
उद्योगों को उन्होंने स्वायत्तता देना चालू किया। ये तो था आपके पेरेस्ट्रोइका का पुनर्गठन का काम। दूसरी नीति थी उनकी ग्लासनोस्ट, जिसका अर्थ होता है पारदर्शिता। आपको पहले मैंने बताया था कि वहाँ अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन इस नीति के तहत गोर्बाचोव ने ये कोशिश की कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी जाए और उसके तहत मीडिया और प्रेस पर से सरकारी प्रतिबंध हटाए जाए। आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने की उन्होंने छूट दी। तो एक्चुअल में गोर्बाचोव बहुत अच्छे प्रयास कर रहे थे, लेकिन ये पार्टी के कुछ लोगों को भी पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें ये लगता था कि क्यों ये कदम उठाने और क्यों इतना जल्दी और उतावले हो रहे हैं गोर्बाचोव, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था। और सोवियत संघ इतना विशाल देश था कि ये जो योजना इन्होंने लागू की थी, इन योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने छूट दी ही थी, लेकिन वो लोगों के अंदर एकदम से ज्वार उठ खड़ा हुआ क्योंकि इसका फायदा इनको नहीं मिल पा रहा था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात हुई, और ये भी देखो आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है शॉर्ट टाइम, कि जो बाल्टिक गणराज्य है, एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इसके अलावा यूक्रेन और जॉर्जिया, तो बाल्टिक गणराज्य तो आपके एस्तोनिया, लातविया और लिथुआनिया, इन्होंने यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना उमड़ पड़ी। राष्ट्रवाद की भावना से मतलब वो एक संप्रभु राष्ट्र बनना चाहते थे, और संप्रभु राष्ट्र होने से मतलब कुल मिलाकर के वो सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। तो ये मुख्य मुख्य घटनाएं रही है जिसके कारण से सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके आगे और अपन कल देखेंगे। आप वीडियो देखें और ध्यान से सुने इन बातों को। इसके अलावा कुछ बातें रह जाती है तो आप बुक्स भी साथ साथ देखते रहें। थैंक्स।